शंकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो नौकरी की तलाश में शहर आया, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाई। जब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई, तो उसने कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया। एक बोरा लेकर जगह जगह से प्लास्टिक उसमें इकट्ठा करता और उस प्लास्टिक को बेच देता। इस तरह उसे खाना खाने भर के पैसे मिल जाते। एक दिन शंकर पूरा दिन घूमता रहा, लेकिन उसे प्लास्टिक नहीं मिल पाया। निराश होकर शंकर रोड पर घूमने लगा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने देखा कि एक चाय वाला चाय बना रहा है। उसने चाय वाले से रिक्वेस्ट की, अरे भाई सुनो, एक कप चाय मुझे भी पिला दो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। पैसे हैं तुम्हारे पास देने के लिए? नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी है? नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें चाय क्यों पिलाऊं? ये दुनिया लेन देन पर चलती है। यहाँ कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा। चाय वाले की बात सुनकर शंकर उदास हो जाता है। मुझे पास वाली दुकान पर चाय देकर आना है। मैं तुम्हें केटली दे रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर चाय दे आओ। इसके बदले मैं तुम्हें चाय पिला दूंगा। शंकर दुकान पर जाकर चाय दे आता है और बदले में उसे चाय पीने को मिल जाती है। अगर तुम रोजाना इसी तरह मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी चाय दुकानों पर पहुंचाया करूंगा। चाय वाला शंकर को रोजाना 300 रुपए देता। शंकर रोजाना खाने पीने पर केवल 100 रुपए ही खर्च करता और 200 रुपए बचा कर रख लेता। इस तरह शंकर की महीने में 6000 रुपए की बचत हो जाती। 2-3 महीनों में शंकर के पास कपड़े खरीदने लायक पैसे भी हो गए। अब शंकर अच्छे कपड़े पहनकर आता और दुकान पर चाय देने जाता। ये देखकर चाय वाले को जलन होने लगी। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, तुम बेईमानी करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक मैंने 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की है। चाय वाला शंकर की बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। शंकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी एक चाय की दुकान लगा लूं। शंकर शहर में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपनी चाय की दुकान खोल लेता है। शंकर आवाज लगाता है, आइए आइए, शंकर चाय वाले के पास आइए और देसी चाय का मजा उठाइए। आइए आइए, लौंग और अदरक डालकर बनी ये चाय आपका मूड एकदम फ्रेश कर देगी। आइए आइए। लोग शंकर की दुकान पर आते हैं और चाय का स्वाद लेकर देखते हैं। शंकर की चाय लोगों को बहुत पसंद आती है। शंकर अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए अपनी दुकान पर जोक्स और शायरी सुनाया करता। एक दिन टाई और सूट पहना एक आदमी शंकर की दुकान पर आता है और शंकर से कहता है, मैंने देखा है कि तुम अपना काम बहुत मेहनत से करते हो और अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों का मनोरंजन भी करते हो। देखो, मैं एक इन्वेस्टर हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपना पैसा लगाकर यहाँ पर एक कैंटीन खुलवा दूंगा, जिसमें तुम चाय के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी बेचोगे। 2 साल तक जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% तुम्हें मुझे देना होगा। उसके बाद कैंटीन तुम्हारी हो जाएगी। शंकर इन्वेस्टर की बात मान लेता है और उसकी चाय की दुकान कैंटीन में बदल जाती है। कुछ ही सालों में शंकर बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन शंकर अपनी कार से उस चाय वाले के पास जाता है जिसके पास वो कभी काम करता था। अरे शंकर, ये तुम हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। लगता है बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। चाय का काम तो मैंने तुमसे ही सीखा, इसीलिए मैं ये कार तुम्हें गिफ्ट करने आया हूँ। चाय वाला इतनी महंगी कार पाकर बहुत खुश होता है। पुरानी दिल्ली में
चांदनी चौक पर छुट्टन सिंह अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता था। जो भी लाल किला घूमने आता तो सामने चांदनी चौक पर जाकर छुट्टन के गोलगप्पे जरूर खाता। आइए आइए देवी और सज्जनों, छुट्टन की दुकान पर आइए और दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। जब कोई ग्राहक छुट्टन की दुकान पर आता तो छुट्टन उसे बहुत प्यार से गोलगप्पे खिलाता। छुट्टन की दुकान अच्छी चल रही थी। एक दिन जोगिंदर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाल किला घूमने आया। जब वे लोग अपनी कार में बैठकर वापस जाने वाले थे तो जोगिंदर की पत्नी ने कहा, ए जी सुनिए, मैंने सुना है यहाँ चांदनी चौक पर छुट्टन नाम का एक गोलगप्पे वाला है। उसके गोलगप्पे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए चलकर खाते हैं। चलो। वे सभी अपनी कार में बैठकर छुट्टन के ठेले के पास पहुँचे। भाई कितने रुपए की प्लेट है? सर मात्र 20 रुपए की प्लेट है। उसमें पूरे 10 गोलगप्पे हैं। खुद भी खाइए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए। 4 प्लेट लगा दे। भाई मेरी प्लेट में गोलगप्पे थोड़े तीखे कर दियो। और मेरे गोलगप्पे में अंकल मीठी वाली सोंठ जरूर मिला देना। अंकल मेरे गोलगप्पे में चने ज्यादा डालना। भाई मेरे वाले सादा रखियो गोलगप्पे और उसमें पानी भी बस। ठीक है। छुट्टन कुछ ही देर में सबके हिसाब से 4 प्लेट तैयार करके दे देता है। छुट्टन की आदत होती है कि वह अपने ग्राहकों से बातें करता रहता। छुट्टन बच्चों से पूछता है, अरे प्यारे बच्चों, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ। जोगिंदर को जहाँ भी मौका मिलता वो अपनी अमीरी का दिखावा करना शुरू कर देता। दोनों बच्चे क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर जोगिंदर चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है, एक गोलगप्पे वाले की बेटी इतने महंगे स्कूल में पढ़ती है। ये सुनकर उसे छुट्टन से जलन होने लगती है। भाई एक पापड़ी खिलाइयो। और मुझे थोड़ा पानी दे दे। छुट्टन जोगिंदर की वाइफ को पापड़ी खिलाता है और जब वो जोगिंदर की प्लेट में पानी दे रहा होता है तो गोलगप्पे का पानी गलती से जोगिंदर की शर्ट पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं माफी चाहता हूँ सर, गलती से पानी आपकी शर्ट पर गिर गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शर्ट पर पानी गिरा दिया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मैनेजर हूँ और तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी। अब देख मैं तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। आप कहें तो आपकी शर्ट पर गिरा पानी अभी जीभ से चाट लूं। लेकिन जोगिंदर उसकी एक नहीं सुनता और कार में बैठकर चला जाता है। उस दिन रात में जब छुट्टन अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या पड़ोस में नींबू शिकंजी का ठेला लगाने वाली बसंती नहीं आई आज? नहीं, ये बात नहीं है। बसंती ने तो आज भी मुझे शिकंजी पिलाई। छुट्टन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता न करें, वो जो भी करें ईश्वर हमारी मदद करेगा। मैं कल ही देवी मैया पर 11 का प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अगले दिन जोगिंदर अपने साले नट्टू को लेकर छुट्टन के ठेले के पास पहुंचता है। जोगिंदर नट्टू से कहता है, सुन नट्टू, तू वैसे भी बेरोजगार घूमता रहता है। मैं तुझे सारा सामान खरीद कर देता हूँ और एक ठेला भी। कल से तू भी यहीं पर गोलगप्पे का ठेला लगाना और इस छुट्टन का बिजनेस खराब कर देना। अगले दिन से नट्टू भी छुट्टन के बराबर में अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों में छुट्टन की कमाई पहले से आधी हो जाती है। छुट्टन एक रात घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी कमाई कम होती चली जा रही है। हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में शिक्षा कैसे दिलवाएंगे? आप चिंता न करें, अभी 1 महीना ही हुआ है। हम और मेहनत करते हैं और अपने गोलगप्पों को और स्वादिष्ट बनाते हैं। आखिर कब तक वो नट्टू हमारे बराबर में खड़ा रहेगा? हमें अपने बिजनेस पर डटे रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी और उस नट्टू की नाक कटेगी। नट्टू जोगिंदर के घर जाकर सारी बात बताता है।
अगर ठेले पर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम बराबर वाली दुकान ले लेते हैं। कुर्सियां भी डलवा देंगे, लाइटें वगैरह भी लगवा देंगे और एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट को भी रख देंगे, तब तो लोग आएंगे। हाँ जीजा जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो रिसेप्शनिस्ट की ही है। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जोगिंदर खूब खर्चा करके छुट्टन के बराबर में खाली पड़ी दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें खूब महंगी कुर्सियां पड़वाता है और महंगे लाइटें लगवा देता है और रिसेप्शनिस्ट को भी रख देते हैं। कुछ लोग नट्टू की दुकान पर जाते हैं, लेकिन बाहर आकर कहते हैं, रिसेप्शन करने वाली तो बढ़िया है, लेकिन इतने बुरे गोलगप्पे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। कई दिन बीत जाते हैं, नट्टू की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। एक दिन रात में जोगिंदर और नट्टू दोनों दुकान में बैठे होते हैं और बहुत उदास होते हैं। छुट्टन अपना काम निपटाकर दुकान पर जाता है और जोगिंदर से कहता है, भाई साहब, ऐसे बदला लेकर कोई बिजनेस नहीं चलता। कोई भी काम खुश होकर और सद्भावना से शुरू किया जाए, तभी उसमें सफलता मिलती है। ग्राहक तो सबसे पहले गोलगप्पे का स्वाद देखते हैं। आपने बेफालतू में अपने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, केवल मुझसे बदला लेने के लिए। तुम ठीक कहते हो भाई छुट्टन। जब मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है तो मुझे जलन हो गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर तुम्हारी और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जोगिंदर दुकान बंद करके नट्टू के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और छुट्टन का धंधा फिर से अच्छा चलने लगता है। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के दोस्त होते हैं और तीनों में बहुत प्यार होता है। रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने से बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ये गुजारा चले। हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस बारिश में तो हमारे घर की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर पर खाने की भी किल्लत होगी। बारिश में तो मेरा आधा घर ही ढह गया। मेरे माता पिता इस इंतजार में हैं कि मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा तो घर को वापस से बनवा लूंगा। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट गया था। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही और हमारा शहर जाना भी जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी होगी, पर बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तेरे हाथ में क्या है? तुझे ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। ये देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। क्या हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं? ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, रगड़ के देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसको देखते ही सुरेश, मुकेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। जिसने मुझे बाहर निकाला उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी आंखों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते रहेंगे कि कुछ कहेंगे भी?
हुकुम करिए, आपका हुकुम मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, पर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें उधार लेना पड़ेगा, फिर जब हमारे पास पैसे वापस आएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिन को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर उधार के पैसे से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी स्पेशलिटी तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत ही स्वादिष्ट होती और लोगों को बहुत पसंद आती। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम हमें अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन्न लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, पर मैं हमेशा आपको ये बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल था। उसके मालिक का नाम धीरज था। पहले धीरज का होटल अच्छा चलता था, लेकिन जब से रमेश, सुरेश और मुकेश ने अपना तंदूरी रोटी स्पेशल होटल खोला, तब से धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनके होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा धंधा तो बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद है? अब मैं ये राज पता लगा कर रहूंगा। धीरज रमेश, सुरेश और मुकेश का सीक्रेट पता करने पीछे लग जाता है। वो एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाने लगता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लूंगा, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा ना मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, पर उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उसकी राख को वहीं पर गिराकर दौड़कर रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल में जाता है। बचाओ, बचाओ, आग, आग, बचाओ! रमेश, सुरेश और मुकेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, पर उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से ऐसी आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही? आग तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है। धीरज के पास अब सच बोलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने का यही सबक होता है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है
और उस चिराग को सुरेश ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जगदीश का रेलवे स्टेशन पर भेल का एक ठेला था। आने जाने वाले मुसाफिर बड़े मजे से जगदीश की भेल खाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो रोज खुशी खुशी घर आता और अपनी पत्नी को रोज की कमाई दिया करता था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना सविता, तो बहुत जल्द हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। पापा, उस घर में मेरा अलग कमरा होगा। और मेरा भी। हाँ बिल्कुल। कुछ महीनों बाद जगदीश के ठेले पर पुलिस आई। तुम्हारा ये ठेला इल्लीगल है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर साहब, मैं सालों से यहाँ ठेला लगा रहा हूँ। वो सब हमें पता नहीं, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जगदीश पुलिस स्टेशन पहुँचा तो इंस्पेक्टर ने उसे वार्निंग दी। जल्द से जल्द अपना ठेला खाली कर दो, वरना इल्लीगल ठेला खोलने के जुर्म में तुझे अंदर कर सकता हूँ। पर साहब, मैं कहाँ जाऊँगा? वो हमें पता नहीं, जल्द से जल्द बस ठेला वहाँ से हटा दो। इंस्पेक्टर की चेतावनी सुनकर जगदीश परेशान हो गया। वो सीधे अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब उन पर ही भरोसा है, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। जगदीश घर से निकला और अपने ठेले के बारे में सोचने लगा। अब मैं क्या करूँगा? मेरा ठेला कहाँ लगाऊंगा? क्या मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा? हे भगवान! ये सोच सोचकर जगदीश परेशान था। उसका रास्ते पर ध्यान ही नहीं था। उसे पीछे से आने वाले ट्रक की हॉर्न की आवाज भी नहीं सुनाई देती। और धड़ाम! उस ट्रक ने जगदीश को उड़ा दिया। जगदीश को जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो नहीं बच पाया। जगदीश के हंसते खेलते परिवार की खुशियां छिन गई। कुछ दिनों बाद जब ये परिवार थोड़ा संभला, अब मुझे ही कोई काम ढूंढना होगा। नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगा। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है अभी। इतना भी छोटा नहीं कि मेरे रहते हुए आपको काम करना पड़े। मैं बाबा के ठेले पे भेल बेच लूंगा। वो ठेला रहेगा तभी तो तू भेल बेचेगा ना? क्या मतलब? उस दिन तेरे बाबा उसी चिंता में मारे गए। पुलिस ने तेरे बाबा के ठेले को इल्लीगल बताया और कहा कि जल्द से जल्द उसे खाली कर दिया जाए। अब हम क्या करेंगे माँ? पता नहीं, पहले चल ठेला खाली करते हैं। सविता और उसके बच्चे ठेले पर पहुँचे और ठेला खाली करने लगे। तभी पास ही ठेला लगाने वाला एक आदमी उनके पास आया। प्रणाम भाभी जी, भैया जी का सुनकर बहुत बुरा लगा। बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। अगर आपको हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो अवश्य बताइएगा। भैया, अब उनके जाने के बाद मुझे कोई न कोई काम तो करना ही होगा। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। आपके लायक तो नहीं, पर ये लड़का कर सकता है। ये तो अभी छोटा है। काका, आप काम क्या है ये बताइए। यही तेरे बाबा वाला काम। तुझे ट्रेन के अंदर घूम घूम कर भेल बेचनी है। इससे अच्छी आमदनी होगी और ठेले की झंझट भी नहीं होगी। पर क्या तू ये काम कर पाएगा? हाँ बिल्कुल। पर बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और तेरा स्कूल भी तो है। माँ, मैं स्कूल भी जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। राम को रास्ता मिल गया। अगले दिन से वो सिर पर टोकरी लेकर निकल पड़ा। भेल भेल ले लो, भेल भेल ले लो, भेल 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 ले लो, भेल। सफर कर रहे मुसाफिरों को राम की भेल बहुत अच्छी लगती और एकाएक उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब से रोज सुबह वो स्कूल जाता, स्कूल से लौटकर 4-5 घंटे ट्रेन के अंदर भेल बेचा करता था और कमाए हुए सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देता। अरे वाह, आज तो तेरी अच्छी आमदनी हुई है।
वो आज मैंने 6 ट्रेन के बदले 8 ट्रेनों में भेल बेची है। और पता है माँ, सभी को मेरी भेल बहुत पसंद है। होगी ही, तू इतनी मेहनत जो करता है, पर बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रोज रात को सोता तो हूँ। मेरा मतलब है कभी छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ खेलने जा। जब से तेरे बाबा का देहांत हुआ है तू खेलने ही नहीं गया। माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब राम स्कूल से कॉलेज पहुँच गया था। एक दिन वो ट्रेन में भेल बेच रहा था तो उसके कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ता है ना, ये तो भेल वाला है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हमारे कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं। वो लड़के राम को ताने मारने लगे, पर उनकी बातों का राम पर कोई असर नहीं पड़ा। राम के इस काम की वजह से उसका घर चलता था। उसकी छोटी बहन कविता कॉलेज में पढ़ रही थी। वो खुश था। माँ, ये लीजिए कविता के कॉलेज की फीस, और ये कुछ पैसे उसके लिए नए कपड़े खरीद लीजिए, उसका जन्मदिन आ रहा है ना। ठीक है। राम की खुशी अपने परिवार की खुशी में थी। 1 साल बाद राम को MBA कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आज वो बहुत खुश था। चाहे मैंने जो भी किया हो माँ, आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। होगा ही, भगवान हमेशा तेरे साथ है राम, तू हमेशा खुश रहे। राम ने MBA के दौरान भी ट्रेन में भेल बेचने का काम जारी रखा और देखते ही देखते राम का MBA भी खत्म हो गया और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई भी। माँ, अब मैं अपना बिजनेस डालना चाहता हूँ। किस चीज का बिजनेस? चाय और नाश्ता। क्या मतलब? माँ, चाय और नाश्ते के व्यापार भले ही छोटा लगे, पर इसकी कमाई बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस की चेन हर नुक्कड़ और हर कोने में हो। जरूर होगी। सविता ने भी राम का साथ दिया और उन लोगों ने मिलकर उनका पहला चाय नाश्ता स्टॉल खोला। और राम की सोच बिल्कुल सही थी। चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक रुकने लगे। उसने नाश्ते में मिल रही चीजें भी बढ़ा दी। कुछ ही महीनों बाद, माँ, अब मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 2 और नए स्टॉल खोल सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? राम ने 2 स्टॉल्स और खोले, एक रेलवे स्टेशन पर और एक बाजार में। भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके चाय नाश्ते की दुकान चल पड़ी। अब हर जगह ग्राहक की भीड़ लगी रहती थी। महज 2 साल के अंदर राम की चाय नाश्ते की चेन की 25 दुकानें खुल चुकी थीं। उसकी तस्वीरें न्यूज़पेपर में छपने लगी। माँ, देखो भैया की तस्वीर पेपर में आई है। वाह, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया राम। इन सब का श्रेय आपको जाता है माँ। मुझे नहीं, इसका श्रेय तुझे और तेरी मेहनत को जाता है। खेल कूद की उम्र में तुझे काम करना पड़ा। माँ, यही तो मेरी जिंदगी की सीख थी। मैंने व्यापार को प्रैक्टिकली सीखा। शायद इसलिए मेरा चाय नाश्ता स्टॉल इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है। भगवान करे तू और तरक्की करे और हमेशा खुश रहे। उस साल राम को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया। सर, क्या आपको चाय का बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं लगता? नहीं, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैंने तो कई सालों तक ट्रेन में भेल बेची है, उसके मुकाबले ये तो काफी बड़ा बिजनेस है। हमने सुना है आपने अपना MBA, अपनी बहन की पढ़ाई, सब कुछ खुद संभाली है। जी, क्योंकि उस वक्त हमें संभालने वाला कोई नहीं था और शायद मेरी सिचुएशन ही कारण है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ। उस छोटे से राम को ट्रेन में भेल बेचने में शर्म नहीं आई, तभी तो इस बड़े राम को चाय बेचने में शर्म नहीं आई। अमेजिंग। तो सुना आपने, राम बिल्कुल सही कहता है, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। राम की सक्सेस के पीछे थी उसकी सिचुएशन। उन्होंने अपनी समस्याओं को हल कर अपनी किस्मत को बदल दिया।